हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। याद रखेंगे इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है हमारा। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं कह दूं कि इसका यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री के नाम से एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगे, वहां से आप जरूर पढ़ाई कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जी। चलिए, तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है पीएच मान या पीएच परिसर। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएच मान क्या होता है, या इसी को पीएच परिसर के नाम से भी हम जानते हैं, या इसी को हम पीएच वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होते हैं जी पीएच वैल्यू? तो देखिए पीएच वैल्यू जो है ना, पीएच यहाँ पे लिख दूं, स्पष्ट रूप से मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं कि जो हमारे जो पीएच जो मान होते हैं, पीएच जो मान होता है ना, ये पीएच मान जो होता है इसको किन्होंने दिया था? तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पीएच मान के बारे में बताया था। किन्होंने बताया था? सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ही सबसे पहले पीएच मान के बारे में बताए थे। ठीक है ना? तो इतनी बात आप समझ गए। पीएच मान का परिभाषा क्या होता है? तो इससे पहले आप ये जानिए कि पीएच मान का फॉर्मूला, तो पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन के सांद्रण। तो सबसे पहली बात इतना, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा पीएच मान का ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पीएच मान इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का सांद्रण है। देखिए यहाँ पे मैं कुछ नाम आपको लिख दे रहा हूँ, ये आप याद रखेंगे। देखिए ये H क्या है? H यहाँ पे है, H है हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन पे ये आयन है, ये प्लस को आयन कहते हैं, ठीक है ना। धनात्मक या ऋणात्मक वो आयन ही तो है, तो ये हाइड्रोजन आयन है। और कोष्ठ में यदि बंद होना तो उसी को सांद्रण कहते हैं, सांद्रण, ठीक है ना। तो यही हम कहेंगे, इसको हम टोटल क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यही पढ़ेंगे। उसके बाद माइनस को ऋणात्मक कहते हैं और लॉग को लघु गणक कहते हैं, लघु गणक कहते हैं या लघु गणक। तो यहाँ पे याद रखेंगे माइनस को ऋणात्मक लघु गणक कहते हैं। तो यहाँ से हम परिभाषा पीएच मान का क्या बोल सकते हैं कि मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। बोल देंगे कि नहीं? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणन को पीएच मान कहते हैं। यही बात हमने लिखा है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के, मतलब देखिए H प्लस है ना, तो H प्लस क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणन को पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान का परिभाषा समझ गए कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मान कहते हैं। और इसकी आप याद रखेंगे कि पीएच मान का मतलब पीएच मान को सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे जी? तो उनका नाम था सोरेनसन जी था, ठीक है ना। उनका क्या नाम था? उनका नाम था सोरेनसन। तो ये आप याद रखेंगे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम
किसके बारे में, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पीएच मान के बारे में बताए थे। तो इतनी बात पीएच मान के बारे में आपको जानना चाहिए था, जो कि आप समझ गए कि इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका परिभाषा क्या है, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, आपको ये जानना पड़ेगा, इतनी बात आप समझ गए ना। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सोरेनसन, ये आप याद रखेंगे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम क्या आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जो पीएच मान से ही हमें ये पता चलता है कि कौन अम्ल है वो मजबूत है, कौन कमजोर अम्ल है मतलब दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार कौन है, ये सब मालूम चलता है। जैसे पीएच मान जो होता है ना 1 से 14 तक होता है। कितना होता है, 1 से 14 तक। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थोड़ा सा स्पेस देकर लिख देते हैं 1। ठीक है ना, सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमने सीक्वेंस वाइज आपका लिख दिया है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सबसे पहली बात हमारे पास है, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास पीएच मान है। पीएच मान 14 तक, 1 से 14 तक होता है। मैं आपको बता दूं कि 1 से यहाँ पर जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। मतलब जिसका पीएच मान 7 होगा, यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ, पीएच मान जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होगा ना वो उदासीन विलयन होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है वो उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन विलयन आता है। इससे ऊपर जो भी जिसका मान लेते हैं कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन सभी का पीएच मान जो अगर 6 तक आएगा तो वो सभी अम्ल होंगे, अम्ल होंगे जी। जिसका पीएच मान 8 होगा, 9 होगा, 10 11 12 13 14 15, सॉरी 15 तक नहीं 14 तक होते हैं। तो जिसका 14 तक आएंगे इसका ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्षार होंगे। तो हम अगर अम्ल और क्षार को पीएच मान से भी पहचान सकते हैं कि कोई कह दिया कि किसी का पीएच मान 8 है तो वो अम्ल है या क्षार। तो यदि 8 है तो इसका मतलब वो क्षार है, मतलब क्षार कहें या क्षारक हम कह सकते हैं। ठीक है ना। जिसका पीएच मान कोई कह दिया कि इस पदार्थ का पीएच मान 4 है, तो 4 का मतलब कि देख रहे हैं कि 1 से 6 तक अम्ल होता है, तो 4 आ रहा है इसमें तो ये अम्ल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं सबसे मतलब प्रबल अम्ल कौन होता है। प्रबल मतलब मजबूत अम्ल। तो जैसे जैसे ऊपर से हम ऊपर इस तरीके से बढ़ते जाएंगे वो प्रबल अम्ल की ओर बढ़ते जाएंगे। मतलब सबसे दुर्बल अम्ल जो होता है वो जिसका पीएच मान 6 होगा उसका होगा, फिर से उससे अधिक इसका होता है मजबूत होगा, 5 वाले से अधिक मजबूत होगा। मजबूत अम्ल कौन होगा, 4 वाला, 4 से भी अधिक 3 वाला मजबूत हो जाएगा, 3 से भी अधिक कौन मजबूत होगा, प्रबल अम्ल होगा जिसका पीएच मान 2 होगा, और 2 से भी अधिक जिसका पीएच मान 1 होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, मतलब प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सबसे कम पीएच मतलब जिसका पीएच मान 8 होगा ना वो दुर्बल क्षारक होगा, मतलब कमजोर क्षारक। ऐसे धीरे धीरे जितना हम आगे आते जाएंगे तो सबसे जिसका पीएच मान 14 होगा ना वो सबसे मजबूत मतलब प्रबल क्षारक होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। चलिए जी, इतनी समझ के हैं, स्क्रीनशॉट आप पहले ले लें। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। अब पीएच मान का तो एक तो महत्व हमने ये जान लिया कि पीएच मान से हम अम्ल और क्षार का भी पता लगा सकते हैं, और भी क्या क्या महत्व है वो जानेंगे। तो इसके निम्नलिखित महत्व हैं। अब कौन कौन से महत्व है तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले पाचन में पीएच मान का कार्य, मतलब पाचन में ना पीएच मान का क्या महत्व है वो देखेंगे। पाचन में भी पीएच मान का प्रयोग होता है।
कैसे होता है देखिए, भोजन को सड़ाने मतलब भोजन को गलाने में और रोगाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। मतलब जो हम भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन जब हम करते हैं तो वो अम्ल जब वो पचता है तो वो अम्ल बन जाता है। अम्ल जिसका पीएच मान क्या होता है, प्रबल जो क्या होता है पीएच मान होता है, जिसके कारण वो क्या कर देता है, जो अम्ल होता है ना वो भोजन को गला देता है और रोगाणु है जीवाणु है उसको जो नष्ट कर देता है, जो हमारे लिए हानिकारक जीवाणु है ना उनको नष्ट कर देगा वो जो अम्ल होता है। ठीक है ना, जब हम भोजन करते हैं ना तो वो जब मिक्स हो जाता है तो उस समय पे वो अम्ल की तरह बन जाता है, अम्ल का कार्य करता है। ठीक है, जिसका मतलब पीएच मान क्या होता है, पीएच मान मतलब अम्ल के इक्वल होता है, तो इसलिए वो भोजन को गला भी देता है और रोगाणुओं को नष्ट भी कर देता है। दूसरा हमारा आता है दंत क्षय, मतलब दांतों के नष्ट होने में भी पीएच मान का बहुत बड़ा भूमिका है। अब क्यों है जी, देखिए जब हम भोजन करते हैं, भोजन जब हम करते हैं ना तो हमारी दांतों में क्या होते हैं, भोजन क्या होते हैं, फंस जाते हैं। कुछ जो हम कह सकते हैं अन्य जो हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारी दांतों में रह जाते हैं, फंसे हुए होते हैं। अब वो सड़ते हैं, कोई हो सकता है ब्रश नहीं करेंगे तो वो फंसे हुए रहेंगे तो वो सड़ते हैं भोजन, और जब भोजन सड़ता है ना तो वो अम्ल का कार्य वहाँ पे करने लगता है। और जब अम्ल का जो होगा ना वो अम्ल का पीएच मान 4 से क्या होता है, 4 से कम होता है, जिसके कारण जो 4 से कम होगा तो प्रबल अम्ल होगा। अब प्रबल अम्ल जो होता है ना तो वो दांतों में एक इनेमिल होता है, इनेमिल एक क्या है, दांतों का सुरक्षा कवच है। तो वो क्या करता है, जो प्रबल अम्ल है जिसका पीएच मान 4 से कम होता है वो दांतों के जो इनेमिल है ना इसको नष्ट कर देता है। और जब दांतों का नष्ट कर देता है इनेमिल मतलब सुरक्षा कवच है दांतों का, जब इसी को नष्ट कर देगा तो दांत अपने आप गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे जी, या सड़ने लगेंगे। तो वही बात है जी, तो यही बात लिखा गया है कि दांतों में फंसे भोजन पहले जीवाणुओं द्वारा सड़ता है, पहले जीवाणुओं द्वारा वो सड़ेगा, ठीक है ना, जिसके कारण वह अम्ल हो जाता है, जिसके कारण वो अम्ल हो जाएगा, अम्ल में बदल जाएगा, जिसका पीएच मान 4 से कम होता है, जिसका पीएच मान क्या होगा, 4 से कम होगा। इसका मतलब मजबूत अम्ल है जो दांतों के इनेमिल को नष्ट कर देता है। इनेमिल जो है ना, दांतों के इनेमिल का है, दांतों का सुरक्षा कवच है, उसी को नष्ट कर देता है। और जब नष्ट करेगा तो दंत क्षय होगा, दांत टूट के गिरेंगे ही। तो ये बातें हैं जी। तीसरा हमारा आता है जो है हमारा शरीर। अब हमारे शरीर में क्या होता है जी, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान 7 या 7.8 पीएच हमारे शरीर के लिए अच्छा कार्य करता है। मतलब हमारा शरीर जो पीएच मान 7 हो या 7.8 तक होगा ना तो हमारा शरीर अच्छे तरीके से कार्य करेगा। और तीसरा होता है अच्छी उपज में भी इसका प्रयोग होता है। मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए, मतलब मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अगर जिसका पीएच मान 7 होगा ना वो ज़्यादा अच्छा उपज देता है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो पीएच मान का महत्व है ये आप समझ के होंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सूचक। अब सूचक किसे कहते हैं जी, तो इंडिकेटर मतलब सूचक क्या होते हैं समझिएगा, इसका 2 हमने परिभाषा लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, सूचक वे रासायनिक पदार्थ, ध्यान से समझेंगे, सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी देते हैं, ठीक है ना, सूचक कहलाते हैं। मतलब सूचक एक क्या है, सूचक एक ऐसी रासायनिक पदार्थ होते हैं ना जो अभिक्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं उसकी जानकारी वो देते हैं हमें, तो वही सूचक है जी। तो ये तो पहला हमारा डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। मतलब वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन यदि है तो उसमें एक रंग होगा और क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग हो जाएगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि पीएच मान में परिवर्तन के साथ साथ इनके रंगों में भी परिवर्तन होता है, ठीक है ना, तो उसी को सूचक कहते हैं। पीएच मान में परिवर्तन के साथ साथ का मतलब है अम्लीय विलयन होगा तो उसका पीएच मान कुछ अलग होगा, क्षारीय विलयन है उसका पीएच मान कुछ अलग होगा। तो वही कहा जा रहा है कि पीएच मान के मतलब पीएच मान में परिवर्तन के साथ साथ उसके रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे कि लिटमस पत्र होता है,
क्या होता है, जैसे कि जो हमारा लिटमस पत्र होता है या लिटमस पेपर जो होता है ना, वो एक क्या है, वो एक सूचक ही है। तो उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, जैसे कि हल्दी, हल्दी जो होता है ना, वो भी हल्दी एक क्या है, हल्दी एक सूचक ही है, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। एक और आप याद रखेंगे, मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना। ये तीन आप मोस्टली कम से कम ये तीन आप क्या याद रखेंगे, सूचक का नाम याद रखेंगे, एक लिटमस पत्र, एक हल्दी, एक मेथिल ऑरेंज, ये सब आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूं कि सूचक आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम अपने आते हैं फिर से कि सूचक के सिद्धांत। अब सूचक को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए सूचक वैज्ञानिकों ने इसका सिद्धांत दिया। तो इसके बहुत सारे सिद्धांत है, बट हमारे सिलेबस में हमें अपने कोर्स में क्लास 10th में पढ़ना है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। सूचक के निम्नलिखित सिद्धांत है, जिसमें पहला हमारा आता है ओस्टवाल्ड का सिद्धांत, इसी को हमें जानना है। तो इस सिद्धांत में निम्न बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, एक एक पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहली बात हमें बताई गई कि इस सिद्धांत के अनुसार सूचक या तो कोई दुर्बल अम्ल होता है या कोई दुर्बल क्षारक होता है। समझ गए ना, सूचक या तो कोई दुर्बल अम्ल होगा या कोई दुर्बल क्षारक होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है जी। दूसरी बात यहाँ पे ये बात वैज्ञानिक ने बताया कि अनआयनिक सूचक जो होते हैं, अनआयनिक सूचक एक रंग होता है, जबकि आयनिक जो सूचक होते हैं उसका दूसरा रंग होता है। मतलब जो आयनों में नहीं टूटे हैं उनका एक ही रंग होगा, परंतु जब वो आयनों में टूट जाएंगे तो उनका अलग अलग रंग होने लगेगा, ठीक है ना, अलग अलग रंग हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल से मैं दे रहा हूं आपको, जैसे कि फिनोफ्थेलीन, जैसे कि हमारा फिनोफ्थेलीन है, जो हमारी फिनोफ्थेलीन होता है ना, वो क्या होता है, जैसे कि हमारी फिनोफ्थेलीन जिसका सूत्र होता है HPH, ये हमारी फिनोफ्थेलीन का सूत्र है। अब जो फिनोफ्थेलीन है या तो ये दुर्बल अम्ल होगा या दुर्बल क्षारक होगा, ये पहले ही हमसे कह दिया है कि सूचक क्या होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होंगे या क्षारक। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक दुर्बल क्या है, दुर्बल अम्ल है। ये क्या है, फिनोफ्थेलीन एक दुर्बल अम्ल है। अब ये अगर ये कैसे टूटता है, तो ये HPH है ना, अगर ये क्रिया ये क्या होता है, ये जब आयनों में टूटता है तो H प्लस PH माइनस में टूट जाता है। तो पहले तो याद रखेंगे ये रंगीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है। जो हमारा फिनोफ्थेलीन होता है ना, ये तो रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। फिनोफ्थेलीन क्या होता है, पहले जब आयनों में नहीं टूटा था तो इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है। परंतु जैसे ही आयनों में टूट गया तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, H+ आयन, ये तो रंगहीन ही होता है, रंगहीन होता है। परंतु ये जो pH है ना, ये हमारा क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। दूसरा और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज का जिसका सूत्र होता है MaOH, ये हमारा MaOH है, ये हमारा मेथिल ऑरेंज है। ये क्या है, एक दुर्बल क्या है, क्षारक है। ये हमारा एक क्या है, दुर्बल क्षारक है। ये हमारा क्या है, एक दुर्बल क्षारक है। अब जब मेथिल ऑरेंज है, ये जब आयनों में टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा जी, जो ये हमारा मेथिल ऑरेंज है, अच्छा मेथिल सॉरी MA लिखे थे क्या हमने, मेथिल ऑरेंज का जो सूत्र होता है वो MEOH होता है ना, MEOH,
ठीक है। तो ये जो MeOH है, ये जब आयनों में टूटता है ना, तो ये कैसे टूटेगा, Me प्लस और प्लस OH माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। MeOH जो है ये जब आयनों में टूटता है तो ये किस तरीके का टूटेगा जी, ये हमारा Me प्लस और OH माइनस में टूटेगा, ठीक है ना। तो अब इसका रंग जो होता है ये लाल हो जाता है, ये जो पहले तो ये पीला होता है, ठीक है, अब लाल और ये क्या हो गया, रंगहीन हो जाता है। तो यह बात आप याद रखेंगे कि जब आयनों में नहीं टूटा था तो उस समय पर उसका रंग क्या था, पीला था, मतलब एक ही रंग था। कह रहे हैं ना अनआयनित सूचक एक रंग के होते हैं, मतलब आयनों में जब नहीं टूटा था तो एक ही रंग था, पीला ही था। परंतु जब आयनित सूचक दूसरा रंग हो जाता है, जैसे ही आयनों में टूट गया तो देखिए दूसरा रंग हो गया कि नहीं, पहले पीला था अब लाल हो गया है और रंगहीन हो गया है, ठीक है। इसमें रंगहीन था परंतु अब देखेंगे तो आयनों में टूटा है तो गुलाबी हो गया है। तो ये बातें हैं जी। अंतिम हमारा तीसरा इसमें कहता है कि अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में आयनित होकर विलयन का रंग बदल देते हैं। मतलब जो अम्लीय सूचक होते हैं, जैसे कि ये अम्लीय सूचक है, ठीक है ना, इसको अगर हम क्षारीय विलयन में घोलेंगे ना तो ये उसके रंग को, उस विलयन के रंग को बदल देगा। तो ये आप याद रखेंगे, अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में कार्य करते हैं और जो हमारे जो क्षारीय विलयन है वो अम्लीय, मतलब वो हमारे अम्लीय विलयन में कार्य करते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं जी। यहाँ पे यही कहा गया, अम्लीय सूचक क्षारीय विलयन में आयनित होकर विलयनों का रंग को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। नॉर्मल सा है, याद रहेगा आपको, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। नेक्स्ट हमारा आता है उदासीनीकरण उष्मा। उदासीनीकरण उष्मा क्या होता है समझिएगा। देखिए नॉर्मल सा है ये परिभाषा कि एक मोल अम्ल या एक मोल क्षारक, एक मोल ही अम्ल लेना है, एक मोल या तो हमें अम्ल लेना है या एक मोल हमें क्षारक लेना है। तो एक मोल अम्ल या एक मोल क्षारक को आपस में क्रिया कराने पर जितना उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होता है, जितना उष्मा अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा उसे उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। मतलब एक मोल या तो अम्ल लें और तथा एक मोल हम क्षार को लें, और जब हम इन दोनों को आपस में क्रिया कराएंगे तो जितना उष्मा हमें मिलेगा उसी को अवशोषित होना कहते हैं। जितना उष्मा मिलेगा या जितना उष्मा निकलेगा तो उसी को ये हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। समझ गए? मतलब क्या हमसे कहा गया है कि एक मोल अम्ल लेंगे और प्लस एक मोल क्षारक को लेंगे। एक मोल अम्ल और एक मोल क्षारक को लेकर आपस में जब ये क्रिया करेंगे ना तो क्या बनेगा, यहां से बहुत सारी उष्मा क्या होगी, या तो उष्मा अवशोषित होगी या तो उष्मा निकलेगी जिसे हम उत्सर्जित कहते हैं, या तो वो उत्सर्जित होगी। ठीक है ना। तो उसी उष्मा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, उसी उष्मा को उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि एक मोल अम्ल तथा एक मोल क्षारक को आपस में क्रिया कराने पर जो उष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे हम उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए ये आप याद रखेंगे, जैसे कि HCl है और इसको हम क्या कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी क्या करा देते हैं, क्रिया करा देते हैं। तो ये बताइए कि ये क्या है, अम्ल है, जो H+ है यहाँ पे आ गया, तो ये अम्ल है हमारा, और ये क्या है, क्षारक है। तो इसका हमने एक एक मोल लिया है और जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जी, यहाँ से NaCl, ये NaCl निकलेगा, यहाँ से Na निकलता है, यहाँ से Cl निकलता है। तो ये सबसे पहले तो NaCl बनेगा और यहाँ से H और OH मिलकर H2O बना देंगे। और यहाँ पे याद रखेंगे ये जब क्रिया होती है तो यहाँ पे
13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा यहाँ पे निकलती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से जो 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, निकलती है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं, जब एक मोल अम्ल और एक मोल क्षारक को आपस में क्रिया कराते हैं ना, तो हमें कितना ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, यही या तो अवशोषित होगा या उत्सर्जित होगा, यही ऊष्मा क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए दूसरा और हम एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे कि HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है H+, तो ये नाइट्रिक अम्ल है, तो ये हमारा अम्ल हो जाएगा और ये हमारा क्षारक है। तो जब एक मोल अम्ल और एक मोल क्षारक को आपस में लेकर क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा, पोटेशियम के साथ KNO, मतलब यहाँ पे ये बनेगा हमारा पोटेशियम है और क्या बनेगा NO3, ठीक है ना। K के साथ ये NO3 जुड़ जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, H और OH मिलकर ये H2O बन जाते हैं। तो यहाँ से H और OH मिलकर H2O का निर्माण कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हमारा कितना, यहाँ पर भी हमारा 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, निकलती है। तो ये भी हमारा यहाँ पे भी निकल ही रहा है। तो इस ऊष्मा को ही, ये जो ऊष्मा निकल रही है ना, इसी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा उदासीनीकरण ऊष्मा। तो फिलहाल दोस्त आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से सब कुछ समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो अदरवाइज एक और बात आवश्यक मैं बता दूं, यदि आप अपने क्लास 10th के प्रति सीरियस हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी क्लास 10th का पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री इन दोनों का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इसका जो फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो ओनली आपको 99 रुपये में फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे। तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा कि सर हमें क्लास 10th का हमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट्स चाहिए। इतना करेंगे तो वहाँ पे आपको ओनली 99 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद तुरंत व्हाट्सएप पर ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अब वो पीडीएफ नोट सेंड किए जाएंगे जो आपके सिंपल वे में है और जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी सब्जेक्ट का लिंक दे दिया है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, वहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं क्लिक करके। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।